बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर ये काशीदासपुर गांव की सभा की सदारत कर रहे साथी और यहाँ मौजूद भाइयों और बहनों, इस गांव में हम आपसे मुखातिब हैं, उसकी एक वजह है। आपके गांव के निवासी, आपके गांव के एक संघर्षशील नेता बचाऊ राम जी, ये संयुक्त किसान मोर्चा में हम लोग साथ में पिछले कुछ दिनों से काम कर, इसलिए हम यहाँ आए हैं। इसकी मुख्य वजह यही है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहा था और आज की तारीख में अभी तो कर ही रहा है, उस आंदोलन से हम लोगों का जुड़ाव था। अब उस जुड़ाव के चलते मुझे ये प्रेरणा हुई कि बचाऊ जी के गांव में चले, इस अवसर पर चले, इस मौके पर आए। और इसलिए सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया, ये अवसर दिया। कई तरह की बातें हुई हैं और बहुत लंबे लंबे भाषण हुए हैं। मैं शायद उतना लंबा भाषण नहीं दूं, लेकिन कुछ मुद्दों पर जरूर बोलूंगा। और चूंकि बैनर में भी ऊपर ये संयुक्त किसान मोर्चा की बात कही गई है, तो अपने देश की जो खेती है उसी से मैं शुरुआत करूंगा। जैसा अभी नितेश बता रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर ने भूमि सुधार वगैरह के बारे में भी विस्तार से लिखा है। उनकी ये कल्पना थी कि पूरी की पूरी खेती लायक जमीन का राष्ट्रीयकरण हो। राष्ट्रीयकरण अगर नहीं होता है तो ऐसे गांव हो जहां केवल दलित की जमीन। मैं डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण दे रहा हूं। ये भी कल्पना उन्होंने किया था और अपने लेख में इस बात को बताया था। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनको लेकर के तमाम गलतफहमियां जानबूझ के या बिना जाने इस छोटी सी सभा में भी लाई गई। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कई चीजों को लेकर के, लेकिन जो उनकी बुनियादी देन है उस पर आइए आप। जिसका रितेश ने एक जिक्र जरूर किया था कि उनकी कल्पना का समाज कैसा होगा। उनकी कल्पना का समाज था जाति विहीन समाज, जिसमें जाति का भेदभाव नहीं होगा, जिसमें जाति नहीं होगी। और जाति होती है तो कैसे होती है? रोटी बेटी के संबंध के द्वारा जातियों को टिका करके हजारों साल से रखा गया। अगर मैं चमार पैदा हुआ हूं और चमारे में हमारी शादी होगी तो जाति नहीं टूटेगी। इस चीज को समझिए। और डॉक्टर अंबेडकर ने जाति तोड़ने के लिए जो 4 उपाय बताए थे, उनकी भी चर्चा आज के दिन होनी चाहिए। और ये बताया था लाहौर में एक जाति पाति तोड़क मंडल था। उस जाति पाति तोड़क मंडल ने पहले महात्मा गांधी को बुलाया था और मैंने महात्मा गांधी को बाद में बुलाया, बाबा साहब को बुलाया था। बाबा साहब ने एक वक्तव्य, अपना भाषण तैयार किया था और उस संगठन के लोगों ने उस पर आपत्ति की। लिहाजा डॉक्टर अंबेडकर नहीं गए, उसी कार्यक्रम में लाहौर में गांधी जी गए। लेकिन बाबा साहब ने उस कार्यक्रम के लिए जो भाषण तैयार किया था, मेरी समझ से कम्युनिस्ट आंदोलन में जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का महत्व है, उस भाषण का भारतीय समाज
व्यवस्था को बदलने के लिए वही महत्व है, उसको पढ़ना चाहिए। दो भाषण मैं खास करके कहूंगा, जो यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके बीच में डॉक्टर आम्बेडकर के दो भाषण, एक शिकागो में वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस माने नितत्व शास्त्र का कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर आम्बेडकर का भाषण था कि भारत में जाति प्रथा का मूल क्या था, कैसे जाति बनी और क्यों टिकी हुई है ये, और जो लाहौर के लिए उन्होंने भाषण लिखा था, जो भाषण वो दे नहीं पाए, लेकिन वो किताब आज भी भारत के समाज परिवर्तन को मानने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण किताब है, वो महत्वपूर्ण भाषण है। तो चार चीजें उसने कही थी, जाति प्रथा को समाप्त करके जाति विहीन समाज बनाने के लिए चार चीजें उन्होंने गिनाई। नंबर 1 कि इन जातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान, जो जिन अवसरों से वो वंचित किए गए हैं, तो वो सामाजिक आर्थिक उत्थान है। नंबर 2 अंतरजातीय विवाह, इसका जिक्र रितेश कर रहे थे। सीधे सीधे खुल के कहना चाहेंगे, आज नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे। अंतरजातीय विवाह करने वाले को हमारे समाज में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप लोगों को अनुमान है। और रितेश जो कह रहे थे ना, तो बिल्डिंग का उदाहरण दे रहे थे, बंद गली का भी उदाहरण दिया जा सकता है कि मैं जिस गली में पैदा हुआ हूँ उसी गली में हमारा शादी ब्याह होगा, और उस गली से, और वो गली एक तरफ से बंद है, उस गली से निकलने का रास्ता आसान नहीं है। तो विवाह कैसे होगा, किसके साथ होगा, और यहाँ तक कि मैं बनारस से आ रहा हूँ, मरने के बाद भी गैर बराबरी है हमारे समाज में। चरण पादुका बना हो, जाके देख लिया जाओ, हरिश्चंद्र घाट पर भी और मणिकर्णिका घाट पर भी, दोनों जगह ऐसे बनी है चरण पादुका, कुछ ही परिवार का लाश वहाँ जलता है, बाकी लोगों की लाश नीचे जलती है। माने हमारे समाज में मौत के बाद भी गैर बराबरी, इस चीज को समझने की जरूरत है। और अभी साथी लोग कह रहे थे, बंबई का उदाहरण दे रहे थे कि एक ब्राह्मण और एक दलित दोनों समान रूप से गरीब। तो हमारे समाज की ये सच्चाई है कि समान रूप से गरीब हो, लेकिन भीख मांगने के लिए भी अगर जाएंगे तो जनेऊ देख करके ये समाज ब्राह्मण को भीख देगा, उस दलित को भीख भी नहीं देगा। ये इस समाज की सच्चाई है, इसको आंख नहीं मूंदा जा सकता है। इससे जगजीवन राम का नाम लेना चाहेंगे, अब एक एक करके उस पे आ रहे हैं इशारे में। हमारे साथी, क्या नाम है आपका साथी? नंदलाल जी ने कहा उस संविधान सभा में अम्बेडकर के अलावा कोई अनुसूचित जाति का दलित नहीं था, सबके सब राजे महाराजे थे। हमारी धारा के लोग, समाजवादी लोग इसलिए नहीं गए संविधान सभा में क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, एक आदमी का एक वोट नहीं था, तो कोई नहीं गए। बहिष्कार किए, सही किए गलत किए ये अलग बहस का विषय, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन ये कहना कि दलित समुदाय का कोई नहीं था, जगजीवन बाबू का तो नाम सुने हैं ना, यहाँ जो सफेद मोछ वाले हैं वो अपने बचपन में, और हमारी उम्र के 60-65 वाले भी कम से कम ये उत्तर भारत में ये नरवा लगावत हुई है जरूर कि वोट हमारा कहाँ पड़ेगा, जहाँ कहे जगजीवन राम। गलत कहा था कि बतावा। तो जगजीवन बाबू भी संविधान सभा में थे, और अकेले नहीं थे कि अम्बेडकर भी और जगजीवन बाबू भी, और कोई बहुत से लोग। पूना पैक्ट के बाद उसकी भी चर्चा करेंगे। जो भी चुनाव हुए, अम्बेडकर साहब जितना
रिजर्वेशन अनुसूचित जाति के लिए मांग रहे थे, उससे दुगना लगभग जो है रिजर्वेशन पुनः पैक्ट में मिला। लेकिन यही था, जैसा किसी साथी ने बताया कि वो तोहरे वोट की बात नहीं हुई, ठीक। लेकिन ये भी याद रखिए कि अंग्रेजों ने जो पृथक निर्वाचन दिया था उसमें पिछड़े वर्ग को कहाँ वोट देना था, दलित के साथ देना था। सोनकर जी बताएंगे। ये जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आई थी, उसमें ओबीसी को कहाँ वोट देना था, दलित के साथ नहीं देना था। उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए कोई प्रावधान नहीं था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है। नहीं आया, ये पूना पैक्ट के बाद आया। पूना पैक्ट के बाद ठक्कर बापा गांधी जी के अनुयायी थे, पूर्वोत्तर भारत में आदिवासियों के बीच काम करते थे और संविधान सभा में भी थे आगे चल करके। तो लेकिन उन्होंने मांग की, अभी नाम आ रहा था ना, जसपाल सिंह मुंडा जी संविधान सभा में थे कि नहीं थे, आदिवासी, ठीक है, महिला दलित भी बता रहे कि थे। तो इसीलिए ये गलत चीजें, कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है, ये चीजें गलतफहमी नहीं पैदा करना। और सबसे बुनियादी बात जो बार बार दोहराई गई, संविधान के बारे में दो शब्द बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर ये इस रूप में नहीं लागू होता तो हम जलाएंगे, सारी चीजें सही। लेकिन उस संविधान का एक महत्व है। मैं संविधानवादी नहीं हूं, मैंने बताया हमारी धारा के लोग तो संविधान सभा का बहिष्कार कर दिए। उस समय सोशलिस्ट पार्टी के महामंत्री थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया था, उसमें जो चीजें दी थी आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें नीति निर्देशक तत्व में ऐसी है जो शायद मौलिक अधिकार में होनी चाहिए, और वो सारी के सारी चीजें जो सोशलिस्ट पार्टी ने दिया था लिखित रूप से, उसमें से ली गई। चाहे वो रोजगार के अधिकार की बात हो, कई बाल श्रम की बात हो, सारे के सारे आप जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत प्रगतिशील चीजें उसमें भी है। और मौलिक अधिकार हम लोग तो ऐसे सभा कर रहे हैं, जो हम संगठन बनाते हैं, उस संगठन का अधिकार, जो बोलने का अधिकार हम जो बोल रहे हैं, ये इसीलिए कह रहा हूं कि रितेश पता नहीं पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे, लेकिन और लोग 1975 में नहीं ना पैदा हुए थे। तो 1975 25 जून से लेकर के और 77 तक मौलिक अधिकार निलंबित थे। सब लोग जान रहे थे कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या है। तो ये एक बात का जिक्र करना चाहता हूं, तमाम प्रगतिशील कानून, और इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अभी तक चर्चा नहीं हो रही थी कि अम्बेडकर का सपना जाति विहीन समाज और गोलवलकर का सपना था कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे। ये गोलवलकर का सपना था। हिंदू राष्ट्र का जो सपना था, उनसे पूछिए कि हिंदू राष्ट्र का समाज कैसा होगा, ये गोलवलकर ने बताया है। एक तरफ हिटलर को पसंद करते थे, लाखों लाख लोगों को जो भट्टी में डाल करके जलाने वाला तानाशाह हिटलर, उसको आदर्श मानते थे, और उसके साथ साथ सीधे सीधे जाति प्रथा का भी समर्थक थे। जब डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल जब आया, जिसमें पहली बार ये आया कि लिखित रूप से कि महिलाओं को भी अधिकार देना होगा, चाहे ये जो चीज आई ये डॉक्टर आम्बेडकर के समय आई। आप लोग कहते हो ऐसे अरे भैया मंत्री भी रहे। एक छोटा सा प्रसंग बता देना, कोई गुनाह नहीं होगा। जवाहरलाल जी के दिमाग में था
कि ये जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग का मतलब ये नहीं था कि मैंने कोई किसी ने दे दिया उसको करेक्शन करना। मौलिक रूप से डॉक्टर आम्बेडकर ने लिखने का काम किया। और उसके पहले जब जवाहरलाल जी एक इंग्लैंड के बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम लेकर के गए कि भाई हम इनसे ड्राफ्टिंग कराया जाए, किसके पास गए? गांधी के पास गए। गांधी ने कहा उनसे कि आप आजाद भारत के संविधान को बनाने की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी के संविधान को बनाने की बात नहीं हो रही है, और अम्बेडकर से योग्य कोई व्यक्ति इस देश में उसकी ड्राफ्टिंग के लिए नहीं होती। इसलिए हो गए संविधान सभा में और ड्राफ्टिंग कमेटी में। कौन था पहला कानून मंत्री? कानून मंत्री के रूप में आप लोग नामे नहीं ले रहे हैं। पहली जो सरकार बनी तो उसमें केवल कांग्रेस के लोग नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, हिंदू महासभा जो बाद में जनसंघ बनाए, डॉक्टर अम्बेडकर भी थे, कानून मंत्री थे ना इस देश के। तो इस देश के कानून मंत्री रहते हुए बहुत से प्रगतिशील उन्होंने जो है कानून बनाए, जिनको अभी पलटा जा रहा है। मजदूर 8 घंटे का काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं, ये सब तोड़ मरोड़ करके इसको किया जा रहा है कि कैसे बढ़ाया जाए ताकि पूंजीपति शोषण कर सके। इन चीजों को अभी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बदलने का सब किया जा रहा है। जो जितना लेबर कोड है वो ज्यादातर डॉक्टर अम्बेडकर का देन है, जो पहले था, जिसको नष्ट किया। श्रम मंत्री भी थे, तो श्रम मंत्री के रूप में जो उन्होंने कानून बनाए थे इस देश में, उन प्रगतिशील कानूनों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदलने का काम किया है। ये मत भूलिए, किसानों के साथ साथ पूरा का पूरा मजदूर आंदोलन भी किसानों का समर्थन करता था, और इसीलिए करता था कि ये सारी साजिशें हो रही। अब आइए इस पर खेती पर आया जाए। तो आज की तारीख में खेती किसकी है भाई? तो जैसे वो इलाहाबाद का बता रहे थे कि 12 बिस्वा है, कितना 12 बिस्वा जमीन या नहीं जिसकी भी हो, तो आज की तारीख में खेती लोगों के हाथ में है, बराबर नहीं है, गैर बराबरी उसमें भी है, लेकिन जमीनें लोगों के हाथ में है, जिसके मालिक वो है और खेती करते हैं। भारत सरकार खेती नहीं करती है, सहकारी खेती भी हमारे देश में नहीं है उसका मॉडल। तो खेती कौन करता है? जिसके भी पास में जमीन है, खेती की जमीन, और उसके साथ साथ वो तमाम कानून जो आजादी के बाद बनाए गए जमींदारी को खत्म करने के लिए, जगह जगह वो जमींदारों के स्वार्थ वाली बात भी आई कि किस तरीके से उसको घुमा करके, जैसे बिहार में इतनी अच्छी तरीके से लागू नहीं है, वहां पर आपको सैकड़ों एकड़ के लोग अभी भी मिलेंगे। बिहार के अंदर सैकड़ों एकड़ के किसान आपको अभी भी मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे। तो ये यहाँ ज्यादा वितरण हुआ, ठीक से हुआ, अच्छी बात है कि हुआ। और ऐसे में ये जो कानून की बात आ रही थी, और उसके साथ साथ सरकार अभी प्रचार करेगी कि हम तो ये बीमारी जब फैलल रहे तो हम मुफ्त में अनाज देख रही। सरकार कही सरकार खेती करती है, सरकार ने पैदा किया है वो अनाज जो मुफ्त में दिया जा रहा है, ये किसानों ने पैदा किया है, इस गांव के मजदूरों ने पैदा किया है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। भारत सरकार खेती नहीं करती है। भारत सरकार तो देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, बाकी सब जब दे चुके तब अब खेती की और उनका दिव्य दृष्टि था कि कैसे ये पैसे वालों के हाथ में खेती जाए जाने एक नई किस्म की जमींदारी, जो जमींदारी आजादी के बाद खत्म करने की मंशा से अलग अलग राज्यों में जमींदारी एबोलिशन एक्ट बना।
जैसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून, तो हमने कहा है पिछड़े वर्गों के लोग जमीन के मालिक नहीं थे, ऐसे तमाम पिछड़े वर्गों के लोग पहली बार जमीन के मालिक बने। यादव, कोयली, कुर्मी, जाट, ये सारे के सारे लोग उत्तर प्रदेश में चरण सिंह ने जब सीरदारी प्रथा खत्म किया, ये पुराने लोग एक चीज बता दे कि ये सारी चीज हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से जो बताओ जी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हमने सुना, मैं प्रेरित होके आया हूँ, इनको जब भी सुना हमने एक प्रेरणा मिली, इसीलिए मैं आया हूँ कि उनके गांव में जाना। तो साथियों, वो उस समय मंशा थी कि जमींदारी खत्म। नारा लगता था ना कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक, ठीक है, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, ये नारा लगता था ना। उससे उल्टी दिशा में चुकी जा रहा था देश, इसलिए ये बड़ा आंदोलन हुआ। और एक चीज का और सामने वो करना चाहेंगे जी, कि 2-3 चीजों का और करना चाहेंगे। आज डॉक्टर आम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस को सभी कोई मना रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये खेत मजदूर किसान संग्राम समिति भी साम्यवादी विचार की है, ठीक है। अम्बेडकर साहब तो मना रही है, किसी और ने भी कहा भारतीय जनता पार्टी भी अम्बेडकर को याद करती है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी याद करती है, सब करते हैं। लेकिन ये कोई अम्बेडकर इतने पुराने इतिहास की बात नहीं है। बौद्धों का अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रहा था, बचाओ जी, काठमांडू में, और ये 1936 के नवंबर की बात है जी। डॉक्टर अम्बेडकर गए नहीं थे केवल, वहां उन्होंने साम्यवाद पर और बौद्ध धर्म पर एक साथ भाषण दिया था। हाँ जी, नहीं, मैं भाषण की बात कर रहा हूँ, वो भाषण भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कहीं न कहीं उसने इस चीज को साफ कहा कि बौद्ध धर्म के अंदर भी संघ के अंदर संपत्ति न हो, ये बात, निजी संपत्ति न हो, ये बात अगर मार्क्सवाद में है तो ये बौद्ध धर्म में भी है। ये डॉक्टर आम्बेडकर ने उस भाषण में इसका जिक्र किया कि ये जो है, और अंतर भी बताया। उन्होंने कहा इस बात को कि बौद्ध धर्म को ही पसंद किया उन्होंने। वो कम्युनिस्ट पार्टी में तो शामिल हो नहीं गए, पार्टी थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी तो बहुत पहले से थी, लेकिन नहीं शामिल। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर जब अलग भी हुए तो उस रूप में अलग हुए। और समझौते की बात कर रहे हैं तो डांगे से नहीं हुआ, सोशलिस्ट पार्टी से हुआ। सोशलिस्ट पार्टी से अंबेडकर की पार्टी का समझौता आप लोग को याद होगा। और उत्तर प्रदेश के लोग तो वो जमाना याद कीजिए जब ये हिंदू राष्ट्रवादियों का आंदोलन चरम पर था, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। उसके बाद ना ये हुआ था, याद है ना चुनाव, मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। इसी उत्तर प्रदेश के लोगों ने हवा कर दिया था। और एकदम चरम पर जाने के बाद उसमें जो कमियां रही उस पर भी विचार करना चाहिए। यही इलाहाबाद में शिवपति नाम की महिला थी, दलित महिला, उस गांव के कुर्मी लोगों ने निर्वस्त्र करके घुमाया था और सरकार की तरफ से पहलकदमी नहीं हुई। शिवपति नाम की महिला थी, मैं नाम बता रहा हूँ। और डॉक्टर आम्बेडकर महिलाओं के मामले में उनकी सोच जो गहरी थी उसको भी जरा मैं केवल जिक्र करना चाहता हूँ। बहुत सी बहनें भी यहाँ हैं और आप लोगों को भी समझना चाहिए। जाति प्रथा को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर ने साफ तौर पर बताया कि विधवा विवाह पर रोक इसीलिए लगी थी कि विधवा जो है किसी और जात में न शादी करे। सती प्रथा
विधवा हो जाने पर जल करके मर जाना है। डॉक्टर आम्बेडकर ने साफ तौर पर कहा, ये भी भारत की जाति प्रथा को बरकरार रखने के लिए ये सती प्रथा चलाई गई कि ऐसा न हो कि जाति तोड़ करके वो कहीं और शादी करे। तो भारत की नारी के बारे में भी वो गहरी समझ थी कि भारतीय समाज में नारी का शोषण भी कहीं न कहीं जाति प्रथा से जुड़ा हुआ है। नारी का शोषण है, हर जात की नारी का शोषण है, लेकिन वो सब जाति प्रथा से जुड़ा हुआ मामला है और इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। जो बार बार इशारा हो रहा था, सीढ़ी दर सीढ़ी वाली व्यवस्था है। मैं यहाँ भी हूँ तो इस चीज का एहसास रहता है कि मैं इतने लोगों से नीचे हूँ, लेकिन इससे नीचे वालों से मैं ऊपर हूँ, इसका हमको ताव भी रहता है। क्यों सोनकर जी? चमार जो है वो डोम से मुसहर से अपने को ऊंचा मानता है कि नहीं मानता है? और इस चीज को भी समझना चाहिए। वो कहीं न कहीं वो जाति प्रथा ही है। उस जाति प्रथा को तोड़ने की दिशा में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ फुले और आम्बेडकर की जो जमीन है वहाँ पर अंतर जाति विवाह करने वालों का ऐसे मीटिंग बुला करके सम्मान किया जाता है। मैं बनारस की घटना बता रहा हूँ, पुराने लोग जानते होंगे। धरारा गांव है, बहुत बड़ा गांव है, आजकल जाना जाता है ब्रिजेश की वजह से, माफिया जो ब्रिजेश है उसका गांव। तो धरारा गांव के एक पंडित जी ने एक दलित महिला से दोस्ती करके शादी किया। बहुत साल पहले की बात है, इस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, सिनेमा बना है उस पर। अब ये स्थिति थी कि दोनों जातियों में बवाल मचा कि कैसे भाई ये शादी हो गई, लेकिन वो आदमी मजबूत था। उन दोनों लोग, केवल आदमी नहीं, आदमी औरत दोनों जने मजबूती से शादी किया। तो बबनौटी से बाहर ये चमरौठी से बाहर दोनों जातियों का कोई साथ नहीं दे रहा था। अंततः दलित बस्ती में उनको स्थान मिला और वो दोनों जने रहे साथ में। उनके बच्चे BHU से पढ़ करके जो है अब नौकरी वगैरह भी करने लगे हैं। हमारे समय की बात है, तो मैंने 80-85 की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन हुआ ये, कहने का मतलब हमारा ये है कि सचमुच अगर जाति विहीन समाज की बात